सपना देखा है कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो साकार करूंगा। 2.5% वाले समाज को आप डिप्टी सीएम का ऐलान करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज या दलित समाज के डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं किया जाता है। क्या वजह है? 15 सीट में एक भी कैंडिडेट मुसलमान वीआईपी पार्टी की तरफ से नहीं है। ऐसा क्यों? टिकट जो है वो कोई मूवी का टिकट हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है। हमारे पास बिहार विधानसभा का सीट है। जी, आप और तेजस्वी यादव लगातार घूमते हैं। 2024 के चुनाव में भी साथ घूम रहे थे, अभी भी घूम रहे हैं। जिस हेलीकॉप्टर से आप दोनों घूमते हैं वो हेलीकॉप्टर किसकी है? जो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं वो हेलीकॉप्टर किसका है? अब मुझे एक बात बताइए, अगर सरकार बन जाती है तो मुकेश सहनी को कौन सा मंत्रालय मिलेगा? सरकार है तो पहले बना ले। दूसरा विभाग कौन सा है? वीआईपी आपकी पार्टी, उसका फंड का सोर्स क्या है? पैसा कहाँ से आ रहा है? तो आप तो ऐसे सवाल कर रहे हैं कि 47 के जैसे धर कर रहे हैं। एक आरोप आप लोगों पे और है, वो ये है कि जो टिकट बंटता है इतना खरीद फरोख्त होता है, काफ़ी इतना पैसा है लोगों के पास, इतना 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ में टिकट होता है। क्या मुकेश सहनी से कभी अमित शाह ने संपर्क करने की कोशिश की? आपसे कोई संपर्क कहीं से हुआ कि मुकेश वापस आ जाओ? वहाँ जाएंगे तो लीडर नहीं बन पाएंगे, लोडर कहलाएंगे। अगर डिप्टी सीएम का पद नहीं, ये जो मतलब कैंडिडेचर है वो आपको नहीं मिलता, मतलब आपको मुकेश सहनी का नाम अनाउंस नहीं होता एज ए डिप्टी सीएम, तब भी आप महागठबंधन में टिके रहते? आदाब, मैं हूं शादाब। आप देख रहे हैं द क्विंट और हमारी चुनावी यात्रा हमें बिहार लेकर आई है और हमारे साथ सन ऑफ मल्ला हैं, मुकेश सहनी हैं और ये जो हैं डिप्टी सीएम कैंडिडेट हैं। सर, थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें टाइम दिया। सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि 15 सीट गठबंधन में, महागठबंधन में आपको मिली और अब आप डिप्टी सीएम कैंडिडेट हैं। भैया, ऐसा क्या तिकड़म लगाया है? कैसे संभव हुआ ये? देखिए, पिछले 11 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ बिहार में, खास करके निषाद समुदाय के फिशरमैन कम्युनिटी के लिए। और ये बिहार में 11% की इसकी पॉपुलेशन है और पिछले 11 साल से बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर इनके बीच में रहकर और इनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक आंदोलन से जन्म लिया हुआ पार्टी है और पूरे बिहार में खास करके निषाद समाज का एक भरोसा है इस पार्टी से कि हमारे अधिकार की लड़ाई वीआईपी पार्टी लड़ेगी। और हमारी लड़ाई है कि निषाद को बंगाल में या दिल्ली में रिजर्वेशन है एससी का, तो बिहार में होना चाहिए। तो ये सब लेके हम लोग पिछले 11 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जिसको लेके हमारे गठबंधन के सहयोगी दल को एहसास हुआ है। खास करके आदरणीय राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा में जब आए और पूरा बिहार का जब दौरा हुआ तो उसमें वीआईपी पार्टी किसी पार्टी से कम नहीं दिखा। और ये वीआईपी पार्टी का एक अपना जनाधार है, एक उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर है और पूरी यात्रा में उन मजबूती से घूमे हैं और सामने वाले को दिखा भी। तो क्या होता है कि सरकार बनना है और हम लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार में हिस्सेदारी क्या होना चाहिए, जो हमारे लोगों का सवाल था कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो सरकार में हमारा हिस्सेदारी क्या होगा। जैसे तेजस्वी जी की सरकार उनके चाहने वाले लोग बना रहे हैं तो वो उसके बदले में सीएम बनेंगे। हमारे लोगों का आज तक था कि भाई हम विधायक बना रहे हैं, हमारे लोग विधायक बन रहे हैं और हम डायरेक्ट अभी सरकार बनाएंगे तो उसमें जगह बनना चाहिए। और यही इच्छा मेरा भी था कि भाई सही बात है, सरकार में हमारी जगह होना चाहिए। तो हमारे सहयोगी दल आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी, सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि नहीं, चुनाव अति पिछड़ा का बेटा का भी इस सरकार में हिस्सेदारी होना चाहिए और इसके लेके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का घोषणा हुआ। आपके सहारे ईबीसी वोट बैंक कोई निशाना है? हम खुद ही हैं, निशाना क्या होगा? मतलब ईबीसी वोट बैंक को रिझाना है, कह लें? नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन का एक ही फार्मूला है, A to Z। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए हम लोग काम करने वाले हैं और सबके बराबर हम सबके लिए काम करना चाहते हैं। हमें जो वोट देता है उनको भी धन्यवाद है और जो नहीं देते उनके भी धन्यवाद करते हैं और कोशिश करते हैं जो आज नहीं दे रहे कल हो सकता हमें पसंद करे और कल हमारे साथ खड़ा हो। आप लेकिन अपने आप को सन ऑफ मल्ला कहते हैं और आपकी जो कम्युनिटी है, निषाद कम्युनिटी, मल्ला कम्युनिटी, उसके 2.5% मेरे हिसाब से ओवरऑल में होगा। नहीं, तो ये चीज आपको जानकारी नहीं है क्योंकि बिहार में जो निषाद बोल के कोई ये नहीं है। हम लोग इसका एक समूह बनाए हैं कि निषाद है, जैसे पंडित जी। हाँ। तो उसी तरीके से निषाद एक समूह है और निषाद में
कहीं पे कोई सहनी लिखते हैं, कहीं पे कोई बिंद लिखते हैं, कहीं कहीं मल्ला लिखते हैं, कहीं केवट लिखते हैं, कहीं गोरी लिखते हैं। तो ये 22 उपजाति में जाने जाते हैं और ठीक। सभी का एक दूसरे को बेटी रोटी का संबंध होता है, यानी कि शादी ब्याह जो होते हैं गांव में, हम्म इससे कनेक्ट होता है कि ये हमारे अपनी जात है। हम्म तो ये सब 22 कुरी में होते हैं और इसका अगर टोटल अगर देखिएगा तो 10.5% है। हम्म आप अगर बिंद को निकाल लीजिए तो 0.2% है, मल्ला को निकालिए तो 2.5% है, वहाँ पे केवट निकालिए तो ½ % है। तो इस तरीके से 22 उपजाति मिला के ये 11% है और ये सब हम एक ही हैं। ये तो 11%। हाँ, ये पहले लोग कहते थे ना, फूट डालो राज करो। हम्म तो लोगों ने, जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे, तो सब लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से रहने लगे और लोगों को कोई उस समय लेना देना नहीं, अपनी जिंदगी के बेहतर बनाने के लिए जूझते रहे। कभी इस तरीके से कभी सोचा नहीं कि बंगाल में हमारे समुदाय किस नाम से जाने जाते हैं, या भागलपुर में किस नाम से जाने जाते हैं, या मुजफ्फरपुर में किस नाम से जाने जाते, किसी को इससे लेना देना नहीं था। अब जाके मार्केट जब खुला है, मोबाइल टीवी सब आए हैं, तो लोग एक दूसरे को जानने पहचानने लगे कि एक दूसरे के शादी का दायरा बढ़ने लगा, तब जाके ये सारी चीज़ें होने लगा। और इसमें खास करके जब से मैं बिहार आया तब से हम सबको एक साथ एक कनेक्ट किए हैं और सब एक साथ में कनेक्ट है और ये 11% की आबादी है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर सरकार बन जाती है जी। तो मुकेश सहनी को कौन सा मंत्रालय मिलेगा? मंत्रालय सरकार है तो पहले बना ले। डाउट है? हाँ, डाउट है? नहीं नहीं, बिल्कुल ही डाउट है। सरकार बना ले, उसके बाद ये अधिकार क्षेत्र जो है सीएम के पास होता है कि अपने सहयोगी, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या मंत्री हो, उनको कौन सा प्रोफाइल देना है। कुछ वो तो सोचा होगा आपने। सोच के तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन मेरे सोचने से नहीं होगा। जो अ, आपने सोचा वही पत्ता खोल दीजिए। नहीं नहीं, ये पत्ता खोलने से तो मिल नहीं जाएगा ना। क्या हाँ, ये पता बात मिल तो जाए। सही है। मांगा इच्छा आपने 15%, आपने 15 सीट के बाद भी आपने डिप्टी सीएम मांगा था, बहुत हाँ पहले से कह रहे हाँ, थे। तो मांगे तो मिला? मिल गया, तो फिर बात आप सबके सामने में है। तो फिर मांग लीजिए कुछ। नहीं, कुछ विभाग जो है मन में सोचा है और सोचने के बाद निश्चित तौर पे जब सरकार हम लोग बना लेंगे, शपथ ले लेंगे, तो हम सीएम साहब को, ये छोटे भाई को हम जरूर आग्रह करेंगे कि ये सब प्रोफाइल हमारे पास होना चाहिए। सिग्नल दे दीजिए ना, कौन सा चाहिए? वित्त मंत्रालय चाहिए, क्या चाहिए, तो बोल वो दीजिए एक सब बार। तो होगा ही। जो सबसे कमजोर विभाग है, हाँ। वो सबसे पहला मेरा रहेगा कि वो विभाग हम अपने पास रखें। जो बिहार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है, वो हर हाल में मेरे पास ही होगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और इसमें बिहार में बहुत बड़े लेवल पे अगर हम बदलाव अगर देखना चाहते हैं, तो इसमें बहुत बड़े लेवल पे बदलाव किया जा सकता है। जैसे डेयरी इंडस्ट्री बिहार में बहुत बड़े लेवल पे खड़ा किया जा सकता है और यहाँ पे इससे कम से कम एक दो नहीं, कम से कम 15 से 20 लाख युवा को रोजगार मिल सकता है। हम महाराष्ट्र गए थे, महाराष्ट्र में हमने इसका देखा, वहाँ पे स्टडी किया और उससे हमने ब्लूप्रिंट बनाया था। और मैं बिहार में भी करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन लास्ट आवर में फिर सरकार से, मंत्रालय से मैं निकल गया, इसलिए वो काम अधूरा रह गया। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जिसमें आज मछली भी जो है दूसरे प्रदेश से आ रहा है, जबकि बिहार में हमारे पास पानी है, तालाब है, लोग है। और यहाँ से हम कई राज्य में, एक दो राज्य नहीं, कई राज्य में हम मछली सप्लाई कर सकते हैं फिश को। लेकिन हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी बिहार प्रदेश में दूसरे राज्य से मछली आ रहा है। मतलब पूरी तैयारी करके बैठे हैं, ये वाला जी हाँ, मंत्रालय इस मिलेगा विभाग पे, क्योंकि मैं इसमें काम किया हूँ। बीजेपी को, लेकिन मौका दे रहा है। बीजेपी कहेगी भैया अभी जीते नहीं, लेकिन ये लोग अपना मंत्रालय, सीएम, डिप्टी सीएम सब बांट लो। देखिए, सपना देखना कोई गुनाह है क्या? क्या बात है? सपना देखना कोई गुनाह है क्या? सपना देखेंगे तो ही साकार करेंगे। आप पे तो फिट और बैठता मैंने है ये वाला। सपना देखा है कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो साकार करूंगा। आज मान लो अचानक कोई विभाग आ जाएगा, मैं क्या करूंगा? अब कुछ विभाग के बारे में मैं ड्रीम बना के रखा हूँ कि ये विभाग आएगा, मेरे को दूसरे दिन से आप देखिएगा काम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा विभाग कौन सा है? मतलब दूसरे दिन से काम स्टार्ट हो जाएगा। अरे खोल दीजिए महाराज, पत्ता खोल दीजिए। नहीं, वो हमारे सीएम साहब ही जो होंगे हैं, वो विभाग अलॉट करेंगे। हाँ, कुछ दिल में है जो हम जरूर बात करेंगे। दिल में है। हाँ, लेकिन वो आपके बोलने से तो हमको मिलना नहीं है। अब ये बताइए कि मुकेश सहनी चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? चुनाव मैंने स्टार्टिंग में इच्छा रखा था मैं चुनाव लड़ने का, लेकिन फिर बहुत ऐसे सीट था जहाँ पे हम लोग लड़ना चाह रहे थे। सहयोगी दल में सहमति नहीं बना और हमारे बहुत ऐसे सहयोगी हैं जो पार्टी में बहुत मेहनत किए थे, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। तो मैं भी मन बनाया कि हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पूरा बिहार में 243 सीट है, सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे हम प्रचार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे।
और इसके लिए सरकार बनाएंगे। सरकार बनने के बाद तो फिर बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास है। हम एमएलसी के जरिए हम सिस्टम में आ सकते हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश सहनी को डर है कि वो चुनाव हार जाते और इमेज खराब होती, डिप्टी सीएम की जो कुर्सी है वो भी मांगने में थोड़ा शर्म और झिझक होती? नहीं नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। चुनाव में तो दो ही चीज होता है, परिणाम आता है, हार और जीत। तो जब इस मैदान में आए तो हार से भी नहीं डरते और जीत से भी ये नहीं होते। जीत भी हमारे क्षमता होगा तो जीत होगा, और कहीं का कमी रह गया तो वहाँ पे हार होगा, कमी हो रहेगा तो उसको ठीक करेंगे। चुनावी जो रिकॉर्ड है वो जीत और हार के हिसाब से हाँ। आपको रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या बहुत लोग ये कह रहे हैं अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है। 1700 वोट से पिछली बार लास्ट हम चुनाव हारे हैं। उसमें उस समय में कोरोना के समय था और हमें उस समय में कोरोना हो गया, पूरे बिहार का जवाबदेही था, अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाकर हमने चुनाव लड़ा था। तो 1700 वोट से कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। हाँ, लेकिन हार तो हार है, हम चुनाव हारे हैं। और लोकसभा में भी यही तरीके का रहा कि मोदी लहर में बिहार में 40 में से 39 सीट हारे थे, उसमें से एक सीट हमारा खगड़िया था, उसमें हारे थे। हाँ, ये अभी सही है कि जब भी ये चुनाव लड़ेंगे तो 100% जीत होगा। अब जब भी लड़ेंगे 100% जीत होगा। लापरवाह के जैसे चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक मतलब है। पहले लापरवाह थे? हाँ, कह सकते हैं कि लापरवाह के तहत हम चुनाव लड़े और हारे। कोई अपना क्षेत्र बनाया क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ना, मतलब ये कह सकते हैं कि लापरवाही है। जैसे मेरा यहाँ पे हम अपने क्षेत्र के सीट है ना, हम अपने दोस्त के वाइफ को दे दिए और वो चुनाव जीत के वो हमारी पार्टी को तोड़ के हमारे साथ गद्दारी भी किए, मोदी जी से बिक गए 50 करोड़ में। तो हमने उनके ऊपर उपकार किया, उनको हम अपने घर पे चुनाव जिता दिए और हम दूसरे क्षेत्र में चले गए, और अभी अचानक। तो मैं ऐसा भविष्य में ऐसा गलती नहीं करूंगा। अगर दूसरे क्षेत्र में से चुनाव भी अगर लड़ने का होगा, बिहार में कहीं से भी हम चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी अपनी तैयारी पहले से होना चाहिए। अब एक बात बताइए, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहा, आखिरी दिन तक चलता रहा मामला खराब एकदम, कि कौन आपके यहाँ से कोई कैंडिडेट है, उधर से कोई कैंडिडेट है, पता नहीं चल पा रहा था कौन चुनाव में मतलब नॉमिनेशन करने जा रहा है, ये तक पता नहीं था। नहीं, ये सही है। बड़ा मतलब लगता है आपको इसका कोई इम्पैक्ट है, क्या है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये आपने जो कहा वो सही है, लेकिन एक साइड से नहीं हुआ, दोनों साइड में हुआ। अंतिम तक दोनों साइड में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ कि कौन दल कितने सीट पर लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं। दोनों साइड मतलब एनडीए में भी यही हुआ। उनका क्लियर था? नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने से मतलब नहीं, उनका तो क्लियर था, 101 ऐसे करके बांट लिया उन्होंने। वो खाली सोशल मीडिया पे डाल दिया ना, उसे हम लोग भी डाल दिए। हम लोगों ने भी निर्णय लेके और सब लोग अपने अपने सूची जारी कर दिया। कहाँ डाल पाए आप लोग? नॉमिनेशन के बाद लोगों का अपडेट आ रहा है कि कौन किस पार्टी कितने लड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, पता ही नहीं चल पा रहा कितने नॉमिनेशन के बाद ही सही ना, लेकिन हम लोगों ने डाल दिया ना। तो उधर भी ऐसा तो कैंडिडेट का नाम तो लॉन्च नहीं किया गया, वहां पे भी सीट का नाम तय, संख्या तय किया और सीट का नाम तय किए, और उसमें कैंडिडेट वो भी लास्ट आवर में भरे, और वो भी अभी तक कैंडिडेट के नाम के साथ लिस्ट जारी उन्होंने नहीं किया। अरे तो इसका तो फायदा मिलता ना आपको, वो गलती कर रहे हैं, आपको फायदा हो जाता। हाँ, ठीक है, ये हमें नहीं करना चाहिए था और ये हो गया है। अभी इसको तो अभी ठीक नहीं कर सकते। हुआ क्यों, मतलब ये हुआ क्यों? अगर ये हुआ इसलिए कि क्या हुआ कि एक सीट पर, क्योंकि 7 दल है, और एक सीट पर 6 पार्टी का दावेदारी था, और सब लोग गठबंधन में जो होते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े, और कोई गलत भी नहीं है, सोचना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ने का। फिर अच्छे सीट लड़े समीकरण वाइज, उनके अनुकूल, भाई सीट हम कुशवाहा लड़ाएंगे तो ये हम जीत जाएंगे, ये समीकरण से, तो वो इंटरेस्ट रखेंगे कि मेरा यहाँ मजबूत कार्यकर्ता है तो ये सीट हमको चाहिए। अब हम समीकरण बनाते कि नहीं, यहाँ पे हम निषाद को लड़ा के जीत जाएंगे और ये समीकरण है, इसमें हम फिट बैठते हैं। तो वहाँ पे मेरी दावेदारी था, वहाँ पे कांग्रेस का दावेदारी था, वहाँ आरजेडी की दावेदारी था, वहाँ लेफ्ट के साथ दावेदारी था, जिसको उलझन को सुलझाने में थोड़ा सा समय लग रहा था। तालमेल की कमी 80% नहीं, तालमेल तो समय समय पर हम लोग बात करते थे, अब वो कह सकते थोड़ा बहुत कमी उसमें भी रहा, और 80% हम लोग तो पहले से क्लियर कर चुके थे, ठीक है। तो वो 20% के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ा, और कोई बगैर समझौता किए हुए तो कैंडिडेट का लॉन्च नहीं कर सकते हैं। तो और समझौता जब तक जो सीट पे मामला फंसा है तो उसके लिए हम लोग वेट करते हैं, जो क्लियर है उस पर हम लोग धराधर कैंडिडेट को सिंबल बांट रहे थे, क्योंकि उनको समय देना भी जरूरी है। जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं तो उसमें ये भी है कि भाई हम लोगों ने केयरफुल होके जो चीज क्लियर था उसके ऊपर हमने बगैर पूछे, बगैर समझे, बगैर लॉन्च किए हुए हम कैंडिडेट देना चालू कर दिए। तो ये हमारे अच्छा ही है, कुछ जगह तो हमारे लिए फेवर किया ना कि हम बगैर बात किए, बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, हम कैंडिडेट पर लॉन्च कर दिए। पब्लिक बहुत कंफ्यूज है। अभी नहीं है, बीच में हुआ था, लेकिन अभी तो नहीं है, अभी ठीक हो गया। अब चलिए एक बात बताइए, बहुत लोगों ने मुझसे कहा है सवाल पूछने के लिए,
आप और तेजस्वी यादव लगातार घूमते हैं, 2024 के चुनाव में भी साथ घूम रहे थे, अभी भी घूम रहे हैं। जिस हेलीकॉप्टर से आप दोनों घूमते हैं वो हेलीकॉप्टर किसकी है? जो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं वो हेलीकॉप्टर किसका है? वो हेलीकॉप्टर तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है, रेंट पे लिया गया है। वो मुकेश सहनी का हेलीकॉप्टर नहीं है? नहीं, रेंट पे लिया गया है। मतलब आपने रेंट पे दिया है या आपका हेलीकॉप्टर ही नहीं है? नहीं, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं है, वो तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर है, रेंट पे लिया गया है। उससे आपका कोई वास्ता नहीं है उस हेलीकॉप्टर से? कंपनी कहीं कुछ कोई वास्ता नहीं है? नहीं, कोई वास्ता नहीं। पक्का? पक्का। लेकिन लोग बहुत सवाल कर रहे हैं वाला, लोग यही करने कह रहे हैं, वाले मैं तो बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा लाइट वाला इंटरव्यू है, उसमें लोग ये सवाल कर रहे हैं हाँ। कि भाई मुकेश सहनी ने अपना हेलीकॉप्टर दे रखा है तेजस्वी यादव को, इसीलिए आज ये डिप्टी सीएम है, उनका पूरा चुनाव का आपके साथ घूमना है, नहीं, ऐसी बात तालमेल नहीं है। है। लोग तो कुछ भी कहेंगे, हाँ, लोग तो एक ही कहेंगे कि मरने के बाद राम राम सत्य है, ठीक है? तो वो लोग कुछ भी कहेंगे, और अगर जिन लोगों को डाउट है तो वो पिछले 2024 के चुनाव का सब पार्टी का खर्च जो है चुनाव आयोग को जमा किया जाता है। सेम हेलीकॉप्टर है? हाँ, सेम हेलीकॉप्टर है, अभी भी? 407, हाँ। शायद 409 है। तो उसका खर्चा जो है ना चुनाव आयोग को जमा किया जाता है, बाकायदा पेमेंट स्लिप, पेमेंट रिसीप, सब चीज दिया जाता है, किस कंपनी को पेमेंट किया बट गया, आप किस कह रहे हैं अकाउंट से वो पेमेंट किया हेलीकॉप्टर गया। जो है वो तेजस्वी यादव का है? हाँ, हमें तो ये जानकारी है। हेलीकॉप्टर उनका है या उन्होंने किराए पे लिया है? किराए पे लिया है। किराए पे लिया है। हाँ हाँ, आपका उससे कोई लेना देना कोई मेरा लेना देना है। और वो पेमेंट तेजस्वी जी कर रहे हैं या कौन कर रहे हैं मुझे वो भी नहीं पता है। आप नहीं कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा हूँ। यही है आपका सेट मामला। हाँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। अब कोई करते होगा तो वो भी मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि राष्ट्रीय जनता दल ही पेमेंट कर रहे हैं, इतना मुझे आइडिया है, बट मैं श्योर नहीं। हाँ, इसमें क्या है, जो मेरा है वो तेजस्वी जी का है, जो तेजस्वी जी का है वो मेरा है, इसमें क्या है? क्या बात है, लोग अगर वो पार्टी लेवल पे अगर कोई खर्च होना है, गठबंधन को आगे पहुंचाने के लिए, सरकार बनाने के लिए अगर कुछ खर्च की आवश्यकता गिरेगा तो उसमें सवाल जवाब थोड़े होगा। लेकिन ये अच्छा वाला था, जो उनका है वो मेरा है, मेरा है उनका। हाँ, जब हम एक साथ हैं। जब तक एक साथ हैं? नहीं, जब तक क्या मतलब साथ हैं? मतलब ये तो राजनीति में यही है ना, जब तक एक साथ हैं। नहीं, जब तक क्या, अभी साथ मन बना ही लिए हैं, रहेंगे। तो ये बताइए कि निषाद मल्ला समाज जो है वो बीजेपी को वोट करता रहा है, ये फैक्ट आप भी जानते हैं और आंकड़े नहीं, बताते हैं। ऐसा स्टार्टिंग से नहीं रहा, लेकिन हाँ कुछ मतलब समय कुछ वक्त तक, तो है ना। कुछ साल तक उनका बीजेपी और एनडीए को वोट किया है। अगर देखिएगा तो स्टार्टिंग में निषाद समुदाय जो है कांग्रेस पे भरोसा करते थे, कांग्रेस को वोट करते रहे हैं। काफी पहले की बात। काफी पहले की बात रहा। उसके बाद लालू जी के पास भरोसा हुआ, जब 90 के समय में लालू जी खड़ा हुए तो बैकवर्ड के नाते हमारे निषाद समाज का बड़ा हिस्सा वो लालू जी के ही साथ खड़ा रहा। और उसके बाद 2005 के बाद ये वोट जो है नीतीश जी और बीजेपी में शिफ्ट हुआ, और नीतीश जी बीजेपी के साथ 2005 से लेकर 2014 तक कह सकते हैं उनके साथ रहा। 14 के बाद जब मैं बिहार में आया तो अपने लोगों को समझाया, तो वो मेरे साथ जब अलाइन हुआ, और फिर हम भी 14 से लेके 15 तक उधर ही थे। बीच में खाली 19 में नहीं था, तो उनके साथ ही रहा वोट। बीच में 19 में भी 50-50 हुआ, 50% उधर ही रह गया, 50% हम ले आए, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव हो गया, लास्ट पुलवामा ये वो सब हो गया, तो 50% हम लोग टर्न किए और 50% वहीं रह गया था। और नई पार्टी हमारी बनी थी, 3 महीना पहले पार्टी बना था, तो इतना कम टाइम में हमने वो पूरा वोट को 100% शिफ्ट नहीं करा पाया। लेकिन 2020 में जब हमारे नाम पे चेहरा पे चुनाव हो रहा था, उस समय में पूरा वोट हमारे साथ रहा, और वो महागठबंधन के साथ आना था और अब सरकार बनाना था। लेकिन एंड टाइम पे थोड़ा सा हम लोग का, हाँ, हमारा एलिगेशन है, ठीक है, और वो हम लोग का गठबंधन टूटा, और फिर ये वोट जो 50 उधर था 50 इधर था, जो उधर से 50 आके 100 इधर होना था, ये इधर से 50 जाके उधर चला गया, और उधर 100 होके उधर सरकार बन गया। तो अब आपके लिए चैलेंज है अपने समाज को वापस? नहीं, हमने वापस ले लिया, हमने वापस ले लिया। भले वो वहाँ पे वोट गया था 2020 में, उसके बाद आप देखिए 24 में भी काफी वोट गया, 24 लोकसभा में भी। 24 में ज्यादा नहीं गया, कुछ कुछ सीट वाइज गया है। और वहाँ पे है कि देखिए, चुनाव तो राहुल गांधी जी के नाम पे और मोदी जी के नाम पे चुनाव होना था, एज ए हम लोग बाराती थे। बट आप तो बड़े फैक्टर हैं। हाँ, फैक्टर थे और आज भी हैं, तो बहुत हद तक वोट हमारे पास भी आया, और बहुत वोट मोदी जी के पास भी गया, और वो सिचुएशन वाइज गया है। तो अब आप मोदी जी से वो वापस अपने वोट छीन पाएंगे? छीन लिया मैंने। अब देखिए 2022 में उपचुनाव हुआ था, पूरा का पूरा हमने वोट मोदी से छीन लिया। हम जहां जहां उपचुनाव हुआ पूरा का पूरा एक भी वोट हम उनको देने नहीं दिए हैं। और इस बार तो स्टेट इलेक्शन, आप देख लीजिए, गांव में जाके सर्वे कर लीजिए, कहीं पे भी जाके आप पता चल जाएगा, कोई कितना भी कुछ कर ले, मल्ला का बेटा, अभी मल्ला का बेटा को जिताने के लिए वोट करेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वोट करेंगे।
इतने सालों में आपका गठबंधन एनडीए से भी रहा है, हम्म। इतने सालों में अब जो वापस आप महागठबंधन में, क्या मुकेश सहनी से कभी अमित शाह ने संपर्क करने की कोशिश की? आपसे कोई संपर्क कहीं से हुआ कि मुकेश वापस आ जाओ? नहीं, देखिए वो बहुत बड़ा पार्टी है। व्यक्तिगत संबंध अलग बात होता है, और उनका काम करेगा तो उनके काम वो जो अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है, अब मैं जो कर रहा हूँ उनको पसंद नहीं है, ठीक है। और इसके लेके हमारे उनसे 2017 से बहुत ज़्यादा हमारा उनसे संबंध नहीं रहा। हाँ, बीच में जब 2020 में गठबंधन हुआ तो उस समय में हमारे थोड़ा उनसे संवाद हुआ था। और उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी के तहत वो हमारी पार्टी को तोड़े, हमारे विधायक को खरीदे, ये उनकी पॉलिसी था। और उससे बाद में हमारा उससे कोई मतलब नहीं रख रहा है, और ना ही वो हमको फोन करेंगे। वो बहुत बड़े नेता हैं। कई लोग कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में भी मुकेश सहनी और बीजेपी में बातें चल रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल ही गलत बात है। हाँ, उन लोग इच्छा रखते थे कि मुकेश सहनी मेरे साथ आ जाए, और उसका टॉप लीडरशिप नहीं, बीच वाला लीडर नहीं, लोडर, वो लोग चाहते थे कि मुकेश सहनी मेरे साथ आ जाए। इसके लिए पहल भी कर रहे थे, हमारे लेफ्ट राइट साया जो होते उन लोग से संपर्क साधते थे। बट हमने सीधा मन बना लिया था कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो लीडर नहीं बन पाएंगे, लोडर कहलाएंगे। अगर डिप्टी सीएम का पद नहीं, ये जो मतलब कैंडिडेचर है वो आपको नहीं मिलता, मतलब आपको मुकेश सहनी का नाम अनाउंस नहीं होता एज ए डिप्टी सीएम, तब भी आप महागठबंधन में टिके रहते हैं? हाँ। फिर वो पीसी पे पीसी एक्सटेंड क्यों हो रहा था? मेरा सीट जो नंबर जो था ना, घोषणा होना था, और घोषणा हमने पहले दे दिया कि घोषणा होना है। नंबर जो हमारा फाइनल आपने किया वो घोषणा कर दीजिए। वो नंबर क्या था? अभी उस छोड़ दीजिए, वो नंबर क्या बोले, 40। अब छोड़ दीजिए, हो गया किसी जो ने भी कहा मिला मुझे, 32। मैं उससे संतुष्ट हूँ। अब उस पर नाराजगी मेरा कुछ भी नहीं नंबर पे, ठीक अब है। कैसे नाराज रहेंगे? डिप्टी सीएम का वो मिल रहा है तो आप कैसे नाराज रहेंगे? तो नंबर को लेके था, तो उसमें सहमति नहीं बनते रहा, तो इसके लेके 2-3 बार पीसी का टाइम आगे पीछे हुआ। बट खैर, जो होना था वो हो गया। जो नंबर मिला वो नंबर से मैं संतुष्ट हूँ, और उसी नंबर के साथ पूरा बिहार में 243 सीट जीतना है और सरकार बनाना है। कई जानकार बताते हैं कि वो जो नंबर है जिसकी आप बात कर रहे हैं और ये डिप्टी सीएम वाला, वो आपका गेम उतना एग्रेसिव आप नहीं कर पाए, क्योंकि तेजस्वी यादव के जाल में इस बार मल्ला फंस गया और आपके पास ऑप्शन नहीं था कि आप भाजपा की तरफ जा पाएं या इंडिया की तरफ जा पाएं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उन्होंने सीट अनाउंस कर दी थी। तो फंस नहीं गए, मैं ऑप्शन कभी बनाया ही नहीं था। और विचार जब हम बांध लेते हैं ना कि हमें यही करना है, तो वो रास्ता थोड़ा कठिन होता है। तो हमने विचार बना लिया है संघर्ष वाला। हमने हाथ में गंगा जल लेके, पूरे बिहार में निषाद को हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कराया 2024 में 23 में कि गठबंधन, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। जब आप विचार से बंध जाते हैं, किसी को जुबान दे देते हैं, या मन में अंदर आत्मा में बैठा लेते हैं कि हमें यही करना है, तो उस जगह पे निश्चित तौर पे वो रास्ता जो है ना थोड़ा कठिन होता है। और हमने कोई ऑप्शन कभी बनाया ही नहीं। आज भी हम हैं मजबूती से महागठबंधन में, और वो आने वाला समय जो है वो हमारे लिए थोड़ा कठिन भले है, बट भविष्य हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पे जिसको लेके सोशल मीडिया पे काफी चर्चा है और आप शायद देख रहे होंगे। वो 15 सीट में एक भी सीट, एक भी कैंडिडेट मुसलमान वीआईपी पार्टी की तरफ से नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, सीट जो है, कोई हम टिकट जो है वो कोई मूवी का टिकट हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है, हमारे पास बिहार विधानसभा का सीट है। और वो एक एक सीट हमें जीतना है, और एक एक जब सीट जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, तो हमारे जो चाहने वाले हैं, जो भी जाति धर्म के लोग हमें पसंद करते हैं, उनके लिए हम लोग काम करेंगे, बिहार राज्य के लिए काम करेंगे। तो सीट डिसाइड तब होता है, पहले कैंडिडेट हमारे भरोसेमंद हो, हमारे तैयारी किए हुए हो, और हमारी तैयारी होने के बाद हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। हमारे पास क्योंकि हमारे जो कह सकते हैं कि निषाद समुदाय का संघर्ष वाला पार्टी है, तो हमारे पास आज भी अन्य दूसरे जाति के लोग हमारी पार्टी में नहीं है। सच्चाई ये है। एकदम नहीं है? एक आध है। क्या आपके पास ऐसा कोई मुस्लिम कैंडिडेट था ही नहीं जिसको आप चुनाव लड़वा सकते थे? एक मेरे पास नूरुल हुदा साहब जो है, जो आईपीएस, वो हमारे पास आए, और उनको मैं चुनाव लड़ाना चाह रहा था। और बहुत हद तक तेजस्वी जी से, संजय जी से बातचीत हो गया। नूरुल हुदा साहब भी स्वयं बात भी किए थे मीटिंग में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सब कमेटी है उसके सदस्य भी बने थे, वो भी मैनिफेस्टो कमेटी के। तो इसके लेके तेजस्वी जी से या संजय से वगैरह सबसे मुलाकात उनका समय समय पे होता भी था।
और वो अपना सीट जो है वो सीतामढ़ी में चयन किए थे, बासपट्टी में, शायद बासपट्टी, हाँ, वहाँ पे वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल का सिटिंग सीट था और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि वहाँ पे उनको चुनाव लड़ाएंगे और उनको वहाँ से होगा, लेकिन अंततः ये सहमति नहीं बन पाया क्योंकि हम सिटिंग सीट वो हमें नहीं दिए और नहीं देने के कारण ऐसा हुआ कि वो नूरुल हुदा साहब चुनाव नहीं लड़े। इसके अलावा हमारे पार्टी में कोई कैंडिडेट ही नहीं था और वही अगर समय रहते अगर उनको दूसरे क्षेत्र से हम तैयारी करा पाते तो शायद तैयारी करके वो वहाँ से लड़ा पाते, लेकिन उनका तैयारी भी कहीं पे नहीं था क्योंकि एक ऑफिसर से रिजाइन दे के हमारे पास आए और पटना में बैठ के और पूरे बिहार लेवल पे वो काम कर रहे थे हमारे लिए और रहा कि उसको हम इच्छा रखते थे लड़ाने के लिए, नहीं हो पाया, लेकिन भविष्य में उनको हम साथ में रखे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सरकार बनने पे उनको बड़ी जवाबदेही हम ऐसे नूरुल हुदा साहब को देंगे। इसके अलावा आप एक नाम बता दीजिए कि मेरे पास ऐसा कोई चेहरा हो अल्पसंख्यक में जिसको हम लड़ाना चाहिए था और हम नहीं लड़ाए। लोग ये भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि 2.5% वाले समाज को आप डिप्टी सीएम का ऐलान करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज या दलित समाज के डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं किया जाता है, क्या वजह है? सबसे पहले ये 2.5% वाले को बोलिए करेक्ट करने के लिए 11% है। दूसरी बात कि तो मुसलमान भी ज्यादा हो जाएंगे आपसे और दलित भी ज्यादा हो जाएंगे। कौन से? मुस्लिम समाज आई थिंक 16-17%। हाँ है, ज्यादा है। हाँ देखिए मतलब हमारे गठबंधन में क्लियर कहा गया है कि सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश सहनी है और इसके अलावा भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। अरे तो नाम ऐलान कर देते ना, कह देते कि मुसलमान होंगे कि दलित होंगे। नहीं, हमारे पास देखिए राज्य में कितनी जाति है, बहुत सारी जाति है, ठीक। अगर मेरे पास कोई ठोस हो तो निश्चित तौर पर उसके नाम पे हमें चुनाव लड़ना चाहिए और जहां पे अगर ठोस नहीं है और हमारे पास एक ही कैंडिडेट, एक ही पद के लिए कई कैंडिडेट है तो बीच में हम लड़ाई क्यों लगाए? हमारे सब लोग मिलकर लड़ाई लड़कर जीते और जीतने के बाद लीडर डिसाइड कर लेंगे कि किनको डिप्टी सीएम बनाना है, इसमें पार्टी का फायदा है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान ठोस नहीं है? नहीं, व्यक्ति ठोस नहीं है, वोट तो हमारे साथ मुसलमान नाम वाला लीडर या मुसलमान लीडर कोई ऐसा ठोस नहीं है जिसको डिप्टी सीएम के लिए अनाउंस किया जा सके? नहीं, हमारे पास कई है महागठबंधन की मैं ओवरऑल बात। महागठबंधन में कई है, हमारे पास मुसलमान लीडर हमारे पास कई है, चाहे वो फातवी साहब हो ना, तो डर किस बात? नहीं, वो फातवी साहब हो, सिद्दीकी साहब हो, बहुत सारे लीडर हैं जो बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी अगर एक का नाम अगर हम लोग करते तो थोड़ा विवाद का घर हो सकता है। तो विवाद तो हो रहा है ना, आपका नाम लिया तो विवाद हो रहा है। वो तो मेरा सेपरेट है, मेरे जात में मेरा सेपरेट है। मेरे जात में अगर कोई ये बात बोले मेरी पार्टी में कि नहीं मुकेश सहनी का नाम नहीं हो के मेरा होता या तेजस्वी जी के नाम के अलावा कोई दूसरा हो तो वहां पे बात होता है। मुसलमान समाज में भी कोई कहाँ ये सब चीज देखिए, ये कोई चीजें ऐसा बांटने की चीजें नहीं है, ठीक है। ये सरकार बनना ये एक पद है, इस सरकार बना के ये मेरा जागीर नहीं है डिप्टी सीएम। ये पहले तो नाम घोषणा हुआ, ये जनता का सहयोग आशीर्वाद मिलेगा, बहुमत हमारे पास मिलेगा तो हम जाके शपथ लेंगे। अभी तो एक घोषणा हुआ है महज, ठीक है। और निश्चित तौर पे हमारे साथ जो जाति धर्म जो लोग गठबंधन के साथ खड़े हैं और गठबंधन आगे रन करे, इसके लिए आने वाले समय पे इस पे हम लोग गठबंधन के लीडर चाहे राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी जी हो, दीपांकर जी, हम लोग आपस में डिसाइड करेंगे और भी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और वो हम लोग बनाएंगे। अब वो हम हिडन रखेंगे, किनको बनाएंगे वो हम लोग, हमारा एक रणनीति का पार्ट है। मुकेश सहनी परिवारवाद को लेकर क्या सोचते हैं? परिवार वाली पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए आज के समय में हम तो देश के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है सबसे आग्रह करेंगे, अगर भाजपा से लड़कर जीतना है और पार्टी बचाए रखना है तो आपको जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा हो उनको राजनीति में लाइए, चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो, ठीक है। नहीं तो दूसरे लोग को लाते हैं, बिक जाता है। आपके परिवार में थोड़ा सा तो ये रहेगा कि भाई ये नहीं हमारे अपने भाई है, अपने चाचा है, अपने परिवार के लोग हैं, वहां पे आपसे छल कपट नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा का जो अभी देश में रणनीति है ऑपरेशन लोटस, 100 करोड़ 200 करोड़ कुछ भी पैसा दे देते हैं और पार्टी को तोड़ देते हैं और वहाँ सरकार बना लेते हैं। तो ऐसे जगह पे जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके घर परिवार के लोग अगर पावर में सिस्टम होता, जैसे मांझी जी का पिछली बार ने तो उसका भी पार्टी टूट गया रहता, लेकिन उनके परिवार समधिन भाई बेटा सब थे तो पार्टी नहीं टूटा। लेकिन वही अगर हमारे परिवार से नहीं था तो सब लोग बिक गए।
तो इस बार हम कोशिश किए थे कि हमारे परिवार से ज़्यादा लोग चुनाव लड़े, लेकिन हम नहीं लड़ा रहे हैं। एक ही सीट पर छोटा भाई लड़ रहा है चुनाव। मतलब आप मानते हैं कि चलो परिवार वाला राजनीति होनी चाहिए, होनी चलेगा, चाहिए, परिवारवाद वाले से कोई आपको दिक्कत नहीं? कोई आपत्ति नहीं। वो भी काम ही कर रहा है ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है ना, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है। पिताजी जिस प्रोफेशन में रहते वो कोशिश करते कि मेरे बच्चे उसी में आए, या उनको लगता है ये बहुत टफ है तो उससे बदलने के लिए कोशिश करते। बहुत सारा ऐसे राजनेता है जो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इसमें आए। तो आपको लगता है कि क्या निषाद पॉलिटिक्स जो आपकी है, या सन ऑफ मल्लाह मल्लाह पॉलिटिक्स कह लीजिए आपकी, उससे आपका काम चल जाएगा? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ यही। आज हमारे पास जो 15 सीट हमें मिला है तो सिर्फ निषाद को ही टिकट हम थोड़े दिए हैं। हमने यहाँ पे राजपूत को भी टिकट दिया, हमने यहाँ पे दलित भाई को हमने टिकट दिया, हमने बनिया समुदाय को हमने टिकट दिया। तो हम सभी जाति धर्म को हम टिकट दे रहे हैं। यादव समुदाय को हमने टिकट दिया। तो हम कहाँ एक जात को लेके चले। हाँ, एक जात के लोग जो है वो ज्यादा एग्रेसिव होके वीआईपी पार्टी के साथ खड़े हैं, तो ये वो उन्होंने पार्टी बनाए हैं, वो अपने आप को कनेक्ट होता है कि वीआईपी पार्टी मेरा अपना घर है, मेरा अपना दल है, और सच्चाई भी है। उन्हीं के आंदोलन से ये पार्टी बना है। लेकिन पार्टी में सभी जाति सभी धर्म के लोगों को जगह हम बना रहे हैं। अभी आप जो कह रहे थे परिवारवाद वाली बात, उसमें मुझे याद आया कि आपके यहाँ पिछली बार आपके पार्टी से 3 लोग आई थिंक भाजपा चले गए थे, आपके इस पे जीते थे और भाजपा चले गए थे। अब क्या गारंटी है कि आप जिन 15 लोगों को दे रहे हैं वो जीतने के बाद भाजपा नहीं जाएंगे? उस समय में मैंने सभी को टिकट दिया, और कुछ जो हमारे से थोड़ा दूर विचारधारा है उनको भी हमने टिकट दिया, और वो लोगों ने पैसे के दम पे या जैसे भी वो चुनाव जीते। और हमारे लोग जो हमने जिनको निषाद को टिकट दिया वो संसाधन के अभाव में चुनाव हार गए। तो इस बार हमने अपने लोगों को भी टिकट दिया और दूसरे को भी टिकट दिया है, और इस बार हम लोग कोशिश करें कि वो संसाधन के अभाव में चुनाव ना हारे। और मैं बिहार के नागरिक होने के नाते हम भरोसा ही कर सकते हैं। अब कोई खरीद ले तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते? गुनहगार तो वो है जो खरीद रहा है, लोकतंत्र का हत्या कर रहा है। हम तो भरोसा ही कर सकते हैं ना, कल आप हमारे पास काम कीजिएगा और हम आपको टिकट दिए क्योंकि आपने पार्टी में काम किया और हमने आपको टिकट दिया और आप विधायक बन गए। तो एक तो आपको अपने आप को सोचना है कि हमें मुकेश सहनी के साथ गद्दारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एक उनको जो आपको लोभ लालच दे रहा है उनको भी तो कम से कम अपने लोकतंत्र का ख्याल रखना चाहिए। अबे हम कर ही क्या सकते हैं? हम सब सीट तो अपने खुद को तो लड़ नहीं सकते हैं। हमें किसी ना किसी पे तो भरोसा करना ही है, तो हम भरोसा कर रहे हैं। एक आरोप आप लोगों पे और है, वो ये है कि जो टिकट बंटता है उसमें खरीद फरोख्त होता है काफी। इतना पैसा है लोगों के पास? इतना 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ में टिकट होता है? ये देखिए, सच बताइएगा। देखिए एकदम सच हमने लास्ट टाइम भी बोला कि ये मुझे नहीं पता, अगर कहीं पे टिकट बिकता होगा तो हमको बता दीजिएगा, अगली बार 10-20 को टिकट हम भी खरीद लेंगे। तो हमने अभी भी लास्ट हमने इंटरव्यू में हमने कहा था कि बिहार में अगर कहीं टिकट बिकता हो तो कहाँ टिकट नहीं बिकता है। कुछ लोगों छोटे पार्टी जो होते हैं उनके संसाधन नहीं होता तो कुछ मजबूरी होते हैं कि ठीक है आपको हम चुनाव लड़ा रहे हैं, आप हमारे एक कैंडिडेट को एडजस्टमेंट कर दीजिए, उनको संसाधन मुहैया करा दीजिए। तो ये सब छोटे लेवल पे पार्टी पे होता। भारतीय जनता पार्टी को पैसे की क्या कमी है? वो क्यों टिकट बेचेंगे? वो तो दूसरे के विधायक खरीद लेते हैं। छोटी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की पार्टी की बात आप बोले पार्टी की बात करें। हाँ, तो पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी कहा कि वो तो खरीद लेते हैं कैंडिडेट। हाँ, आपका मैं वो तो बहुत ऐसे पार्टी है जो ईमानदारी साहब जो आप हमारे पास देखिएगा 15 टिकट में सीट में एक सीट पर हमने नाम भी वापस ले लिया, तो हम 14 ही सीट लड़ रहे हैं। अभी 14 में 8 सीट हम निषाद को लड़ा रहे हैं। और हमारे आप प्रोफाइल अगर कर सकते हैं तो हमारे 8 कैंडिडेट को जाकर देखिए कि कैंडिडेट कौन है। ऐसे ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, और वो हमारे कैंडिडेट है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हम चुनाव लड़ा रहे हैं। जैसे कोई नाम बाल गोविंद बिंद जी देख लीजिए कैमूर में, उनके अपने पास रहने के लिए घर नहीं है, एक झोपड़ी है, उनको हम चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारे गाय घाट पे चले जाइए, भूपेंद्र सहनी एक बार मुखिया बने थे और अभी मामूली मिडिल क्लास परिवार है, हम उसको चुनाव लड़ा रहे हैं। आप चले जाइए अररिया में पारमानिक, वहाँ पे केवट है, अब देखिए उनको जाके, गरीब बेचारा है, पार्टी में मेहनत किया और उनको हमने टिकट दे दिया। आप चले जाइए, खरीद फरोख्त नहीं होता है, ये ऐसा सीक्रेट है ना जो सब सहयोग जरूर करते हैं। हाँ। पार्टी को चलाने के लिए चंदा जरूर देते हैं, हमारे जैसे पार्टी को भी चंदा देते हैं लोग। हाँ। और कुछ लोग चंदा छुपा के देते हैं, कुछ लोग दिखा के देते हैं। अब आते हैं असली सवाल पे। छुपा के बहुत सारे इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि मोदी जी को पता चल जाएगा कि मुकेश सहनी को कोई लोग अगर मदद कर रहा है तो वो बेचारा नप जाएंगे, तो इसलिए छुपा के मदद करते हैं।
और बहुत सारे लोग हैं दिखा के चंदा देते हैं, लेकिन हम लोग को अब यही बहुत तो कम सवाल देते हैं। है। हाँ। वीआईपी आपकी पार्टी, हम्म। उसका फंड का सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है? ये चुनाव आयोग को हर साल हम हिसाब देते हैं, ठीक है। जितने भी चुनाव होता है, जैसे ये चुनाव खत्म होगा और चुनाव खत्म होने के बाद 1 महीने के अंदर में ही हम हिसाब दे देंगे कि हमने कितना पैसे चुनाव में खर्च किया, क्या मद में खर्च किया, और उसका हिसाब दे देंगे। और मुझे आप बताइए फंड सोर्स क्या है, कौन चंदा कर रहा? भाई आप ना आपके विधायक बन रहे हैं, बने हैं, मतलब इस तरह से देखा जाए अब विधायक बन ना। ही जाएगा तो क्या हमको पैसा हाँ, देंगे मैं क्या? एक बात कह रहा हूँ, हाँ। रेट तो इसी तरह हो रहा था। देखिए 2014 का भी, 2019 का भी हिसाब मैं दे चुका हूँ चुनाव आयोग में, 20 का भी दे चुका हूँ और 24 का भी दे चुका हूँ। और अभी ये चौथा चुनाव होगा, ये 25 का, ये भी लड़के हम 1 महीने के अंदर में हिसाब दे देंगे। और आप चुनाव आयोग में आरटीआई के तहत आप हमारी पार्टी का खर्चा निकाल भाई लीजिएगा कि प्रशांत हमें। किशोर ने खुलेआम आके बता दिया कि मुझे यहाँ से पैसा आता है, ये पैसा है। आप लोग ये बताइए ना कहाँ से पैसा आ अरे तो रहा है। हम भी आपको कहे ना कि आप वहां से ले लीजिए। अरे पब्लिक को बता दीजिए कैमरे पे कि मेरा पैसा यहाँ से आता है। उन्होंने तो प्रशांत किशोर को दिया, देखिए खुल के कह रहे हैं कितना पैसा आ रहा है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आता नहीं और बहुत ज्यादा खर्चा भी हम नहीं कर रहे, ठीक है। और जो भी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा। अभी हम यहाँ कोई बैलेंस शीट लेके बैठे नहीं है, और ना ही हमको पता था कि आप ये खर्चा हमसे पूछने वाले हैं, ठीक है। अब वो एक बार इनकम टैक्स वाला भी आए तो उनको हम बोलेंगे भाई रुको, पहले सीए को बुला रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो आप तो ऐसे सवाल कर रहे हैं कि 47 के जैसे धर धर कर रहे हैं, तो ये सब लेके हम थोड़े बैठे हैं। अब लास्ट ही करते हैं, खत्म करते हैं। ये प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं आप? प्रशांत किशोर जी हमारे कभी बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, हमारे अच्छे संबंध हुआ करता था। अभी बेचारा वो अपने काम में परेशान है, तो हमारे बहुत लंबा समय से कोई ऐसे बातचीत वगैरह सब नहीं हुआ है। लेकिन मैं देख रहा था कि वो काफ़ी बिहार में उम्मीद कर रहे थे कि बहुत अच्छा वो करेंगे, बट अभी हमको ज़मीन पे कहीं ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। बाकी मेरा उनके लिए शुभकामना होगा, अभी बेचारा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो उन्हीं को पता होगा। चलिए अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महागठबंधन को कितनी सीटें आ रही है आपके हिसाब से? देखिए मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं पिछड़ा बैकवर्ड का बेटा हूँ, मैं ये सब पे उतना ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता हूँ। और मैं अभी जो घुमा हूँ राहुल